दिन था दोस्तों 11 जनवरी 2013, जब मेरठ के उत्तर प्रदेश में सर्दियों का मौसम चल रहा होता है और इसी दरमियान दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास एक मेरठ के नौचंदी पुलिस स्टेशन में वो फोन की घंटी लगातार बजती है। और जैसे ही बजती है तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई फोन अभी उठा नहीं रहा होता है। उसी में से अचानक एक सिपाही उठता है और फोन के पास पहुंचता है, फोन को उठाता है और इधर से बोलता है कि हाँ, मैं नौचंदी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। तभी सामने से एक आवाज़ आती है कि जी नमस्कार, मेरा नाम ये है और मैं जिला अस्पताल मेरठ से बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक नवयुवक लड़की जिसकी उम्र मात्र अभी 23 साल के आसपास है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। जैसे ही वो बात सुनता है, पुलिस वाला चौंक जाता है और वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग मेरठ जिला अस्पताल पर आ जाइए। ये पूरी बात सुनने के बाद वो फोन रख देता है और वहां पर खड़े बड़े अफसरों को बताने लगता है कि इस तरीके से एक कॉल आई है और वो महिला ये जानकारी फोन पर दी है। आखिरकार पुलिस के लोग तुरंत इस पूरे घटनाक्रम को सुनते हैं और सुनने के बाद जिला अस्पताल की तरफ गाड़ियों में सवार होकर चले जाते हैं। जिला अस्पताल में जैसे वो पहुंचते हैं तो डॉक्टरों से पूछते हैं कि क्या किसी 23 वर्षीय लड़की की मृत्यु हुई है। एक दो लोगों से ही पूछने के बाद क्लियर हो जाता है कि हाँ, मृत्यु हुई है और वो मोर्चरी में चली गई है लड़की। आखिरकार पुलिस वाले अब उधर जाते हैं, मोर्चरी खुलवाया जाता है और उसमें से जब लाश निकलती है तो उसे देखकर सारे लोग अचंभित हो जाते हैं। बदन बिल्कुल एकदम पूरा चिट्टा और मात्र 23 वर्ष की वो कमसीन लड़की, जिसकी मौत देखने में लग ही नहीं रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। इतनी खूबसूरत और हसीन वो लड़की। पुलिस वाले उसे ध्यान से देखते हैं और देखने के बाद पूछते हैं कि जिस महिला ने फोन किया था वो कौन था और वो कहाँ हो। कोई डॉक्टर या फिर जिला अस्पताल का स्टाफ कोई ये बता नहीं पाता कि वो कौन है और कहाँ से है। फिर पुलिस ये पूछती है कि आखिर यहाँ पर ले आए गया होगा उस लाश को, तो उसका नाम पता कुछ तो दर्ज किया गया होगा। तब वो स्टाफ कहते हैं कि हाँ, दर्ज तो किया है हमने। जब ये कहते हैं तो पुलिस वो पर्ची निकलवाती है और देखा जाता है कि लड़की का उम्र 23 साल, नाम प्रीति, और जो जगह लिखा होता है मेरठ का शास्त्री नगर इलाका लिखा रहता है। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता कराती है तो पता चलता है कि एक इंजीनियर साहब हैं, उन्हीं की एक लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। आखिरकार पुलिस अभी इस पूरे लाश को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल आगे जारी रखती है। अब पुलिस ये सब देखते हुए डॉक्टरों से पूछती है कि आपको क्या लगता है, आखिर इस लड़की की मौत कैसे हुई होगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं इस लड़की के मुंह को दबाकर ही मारा गया है। ये हमें देखने से ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर जो निशान है वो साफ तौर से बता रहे हैं कि उसके चेहरे को दबा के मार दिया गया है। आखिरकार पुलिस ये सब बात सुनती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद सीधे निकल जाती है इस लड़की के घर, जिसकी मृत्यु हुई होती है, जिसका नाम प्रीति होता है। जैसे ही घर पर पहुंचती है, डोरबेल बजाया जाता है, पूछा जाता है कि प्रीति का घर यही है। बताते हैं कि हाँ, यही है। पुलिस घर के अंदर एंट्री होती है। एक लड़की जो अभी नई नवेली शादी हुई होती है, जिसका नाम नेहा होता है, वो प्रीति की बड़ी बहन होती है, और उसकी माँ शशिबाला, और सोफे पर बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम साकिब होता है। ये तीन आदमी मौके पर दिख रहे होते हैं और अब पुलिस पहुंचते ही पूछना शुरू करती है कि प्रीति कौन थी, क्या करती थी और कैसे उसकी मृत्यु हो गई। ये तीनों सवाल पुलिस एक बार इन तीनों लोगों से पूछती है। तब उसकी जो बड़ी बहन नेहा होती है वो बताती है कि प्रीति एमकॉम की स्टूडेंट थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और वो साथ ही साथ घर के कुछ कामों में हाथ बटा दिया करती थी, क्योंकि हमारे पिता जो है वो ओएनजीसी अहमदाबाद में इंजीनियर की पोस्ट पर तैनात हैं और वो वहां रहा करते थे, तो यहाँ का सारा देखभाल प्रीति ही किया करती थी। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताती कि प्रीति की माँ है और ये मेरा दोस्त साकिब है, जो
जब प्रीति के साथ वो घटना घटी तो मैं साकिब को ही बुलाई और इसी के साथ मैं लाश को लेकर वहां पर गई थी। तब पुलिस वाले सवाल पूछते हैं कि आखिर आप वहां से इतनी जल्दी चली क्यों आई? उन्होंने कहा कि अभी पोस्टमार्टम होने में समय था और घर से थोड़ी ही दूर पर जिला अस्पताल था, इसलिए हम लोग इधर चले आए। पुलिस को ये सब बातें काफी अजीब लग रही होती हैं। किसी के घर की नौजवान लड़की मर जाए और उसकी बहन और माँ आके वापस घर पर बैठी और उसको देखे नहीं, ये पुलिस को बातें समझ में आ नहीं रही होती हैं। तब पुलिस कहती है कि वो जगह दिखाइए जहां पर प्रीति की मौत हुई है। तो नेहा जो होती है वो एक कमरे में पुलिस को लेकर जाती है और वहां बाथरूम का दरवाजा खोलती है और वहीं पर एक टब पड़ा होता है। उसी टब में वो बताती है कि प्रीति की जो सर होता है इसी टब में रहता है। देखकर पुलिस बड़ा आश्चर्य होती है। उसके बाद पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम को फोन करते हैं और बुलाते हैं इस कमरे की पूरी जांच के लिए और उसे सील कर देते हैं। वहीं कमरे से निकलते हुए ही बगल के एक कमरे में एक व्यक्ति बैठा होता है जो थोड़ा एज में ज़्यादा लग रहा होता है। पुलिस पूछता है कि ये कौन है? तब नेहा बताती है कि मेरे पापा हैं और यही अहमदाबाद वो एनजीसी में इंजीनियर हैं और वो आए हुए हैं। पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है कि बाप एक कमरे में बैठा हुआ है, माँ एक लड़के के साथ, माँ और बहन अलग सोफे पर बैठे हुए हैं, एक लड़की जिसकी डेथ हुई है वो हॉस्पिटल में है। पुलिस को बड़ा अजीबोगरीब ये फैमिली लगती है कि भाई ये क्या हो रहा है, किसी के घर का कोई मरा रहे और इस तरीके से हो। आखिरकार पुलिस उस कमरे में पहुंचती है और बताती है कि भाई आपकी बेटी का इस कदर मृत्यु हो गया और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो बाप नम आंखों से कहता है कि मेरा नाम भीम सिंह है और मैं अपनी बेटी की इस साथ हुए इस अप्रिय घटना को लेकर काफी दुखी हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा है कि अपनी उस नौजवान बेटी को मैं जा करके उसका मुंह कैसे बताइए आप ही कि जिस पिता की एक कम उम्र में बेटी चली जाए उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये सब बातें पुलिस को लग रही थी कि घुमाया जा रहा है और वाकई घुमाया जा रहा होता है। अब ठीक है, अब इसके बाद पुलिस वहां से जांच पड़ताल करके चली जाती है और अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि इस लड़की का किसी ने गला और मुंह काफी देर तक दबाए रखा जिसकी वजह से इसकी मौत हुई और डॉक्टरों ने भी पहले यही अंदेशा जताया था। आखिरकार पुलिस वालों का शक सही निकलता है और वो ये फैसला लेते हैं कि घर पे उस दिन जब 3 ही 4 लोग मौजूद थे तो किसी ने तो देखा ही होगा कि आखिर उसका मुंह किसने दबाया। आखिरकार पुलिस की टीम एक बार फिर घर पर पहुंचती है और अब सब लोगों से बंद कमरे में अलग अलग पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर नेहा और उसकी माँ से जब पूछताछ शुरू होती है तो कम ही समय में पूछताछ शुरू होते ही उसकी माँ रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी की हत्या मेरे पति ने ही की है। ये बात सुनते ही पुलिस आश्चर्य से भर जाती है। जो बाप कल रो रहा होता है वो अपनी बेटी का हत्या क्यों करेगा, वो यही जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती हैं और बताती हैं कि इन तारीखों में इससे पहले भी वो प्रीति को मारने की कोशिश कर चुकी है। पुलिस को बड़ा अजीब लगता है कि भाई एक बाप अपनी बेटी को क्यों मारना चाहता है। पुलिस इन तारीखों को नोट करती है और एक नोट बना करके माँ और बेटी के बयान को दर्ज करने के बाद उसके पिता यानी भीम सिंह को उठाती है और थाने लेकर आती है और थाने में बैठा करके हिरासत में पूछताछ शुरू करती है। पुलिस ने उन तारीखों का जिक्र किया और पूछना शुरू किया कि बताइए अगर आपने नहीं मारा है तो इस तरीके का घटनाक्रम आप अंजाम क्यों देते थे घर पे। तब वो बताती है और तब भीम सिंह रोते हुए बताते हैं कि आप बताइए साहब अगर आप मेरी जगह रहते तो क्या। मेरी 2 जवान बेटियां और उसकी माँ एक गैर बिरादरी मुस्लिम लड़के को घर में बुला कर रखती थी और मेरे बार बार मना करने के बावजूद मैंने घर बनाया, हर चीज किया, मैं पैसे भेजता था, उसके बाद उसे बुला कर ये लोग घर पर रहती थी। मैं बार बार मना करता था कि ये ना करो। इससे पहले जो साकिब नाम का लड़का है उसकी दोस्ती मेरी बड़ी बेटी नेहा से होती है, उससे कुछ दिनों तक चक्कर चलता है। बाद में मेरी छोटी बेटी प्रीति से भी होती है, उससे भी कुछ अब चक्कर चलने लगा था। मेरे बार बार मना करने के बाद ना माँ मान रही थी ना बेटी मान रही थी और जब इन लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी और मैं अपनी इज्जत और मान सम्मान के लिए मुझे लगा मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, जिसके कारणवश
मैं पहले उस कमरे में एंटर होता हूँ। प्रीति को मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो बेटा, मान जाओ, तुम इस तरीके का काम मत करो, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार अपनी ही बात कहे जा रही थी। और इन सब चीज़ों से जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उससे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मैं उसका सर पकड़ करके बेड में लड़ाता हूँ, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद उसके मुंह को और गले को दबाते हुए उसी पानी में डुबो देता हूँ, जिससे कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस की एक टीम साकिब को अलग बैठाकर गिरफ्तार की रहती है। उससे पूछताछ करती कि बताओ तुम उस घर में क्यों गए थे, तुम्हारा उस घर से क्या रिश्ता है। बताता है कि जो उसके पिता ने बताया वही बात वो सेम बताता है। और वो कहता है बार बार कि जब नेहा ने मुझे फोन किया उससे पहले प्रीति की मौत हो चुकी होती है, और तब मैं आया और उसको लेकर के जिला अस्पताल में गया। इन सब चीजों को पुलिस पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करके अब सब कुछ गुनाहगार भी अपना गुनाह कबूल कर लिए होते हैं, जिसके बाद पुलिस मानती है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम भीम सिंह द्वारा ही दिया गया है। और बाइज्जत साकिब को छोड़ दिया जाता है। और घटना से मात्र 72 घंटे के अंदर 14 जनवरी 2013 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। और जब ये घटनाक्रम मेरठ की न्यूज पेपरों में छपता है तो काफी लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। कुछ लोग इसकी तारीफ करते हैं कि एक बाप ने अपनी इज्जत को रखने के लिए इस तरीके का खौफनाक कदम उठाया, तो वहीं कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, उस बेटी की भी शादी कर देनी चाहिए। इस पर आपका क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट में अपना नाम और पता जरूर बताइए, ताकि हम हर वीडियो में आपका नाम और पता के बारे में बताएं। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।